हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? पर्सनैलिटी थ्योरीज के वीडियो के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किन बातों पर कार्ल जुंग फ्रायड से अलग थे। अभी तक मैं आपको पर्सनैलिटी थ्योरीज के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड के बारे में काफ़ी बातें बताया और अब मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जब सिगमंड फ्रायड ने अपने थ्योरी को डेवलप किया, उसके बाद जो कुछ न्यू फ्रायडियंस आए थे, यानी जो फ्रायड के बाद के लोग थे, वो किस तरह से फ्रायड से अलग थे। तो इसी के अंतर्गत आज हम आपसे कार्ल जुंग के कुछ ऐसे आइडियाज़ जो फ्रायड से अलग थे उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पर्सनैलिटी थ्योरीज़ की ये सीरीज आपके लिए बेहद शानदार होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी ये पीडीएफ हैं इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम आपसे ये बात करें कि सिगमंड फ्रायड ने जो भी अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, अपनी जो थ्योरी डेवलप की है, उसमें जो खास चीज़ है जिस पर सिगमंड फ्रायड ने फोकस किया था वो कौन कौन सी चीज़ें थीं, आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ दी गई हैं। नंबर 1 सेक्सुअलिटी, नंबर 2 अनकॉन्शियस एंड थर्ड पास्ट एक्सपीरियंस। हमने जो भी पढ़ा सिगमंड फ्रायड की थ्योरी में, उस थ्योरी को समझकर हम कह सकते हैं कि फ्रायड ने जो अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें पास्ट एक्सपीरियंस, सेक्सुअलिटी, अनकॉन्शियस का बहुत ज़्यादा रोल है। हम जब सिगमंड फ्रायड की पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं जिसका बेस बनाया गया है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब एक बात बताता है उसके अपोजिशन में कुछ और बातें होती हैं। अगर हम अपनी खुद की डेली लाइफ में देखें तो हम यह पाते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं, हम जो समझाना चाहते हैं, वो दूसरे आसानी से नहीं समझते हैं या फिर दूसरों की अपनी एक ओपिनियन अलग होती है। तो बेसिकली अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम साइकोलॉजी को अपनी डेली लाइफ से भी जोड़कर चलेंगे। जैसे कि कभी कभी हम इस बात से दुखी होते हैं कि लोग हमारी बात को समझना नहीं चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि चीज़ें हमेशा से अलग अलग होती हैं। और ऐसे ही आप देख सकते हैं अभी आगे चलकर कि कार्ल युंग ने अपनी अलग से थ्योरी डेवलप की थी, क्योंकि वो सिगमंड फ्रायड की बातों से सहमत नहीं थे। सो इट्स अ नेचुरल फेनोमेना कि लोग एक दूसरों की बातों से सहमत नहीं होते हैं। तो आपने यहाँ पर जाना कि सिगमंड फ्रायड के थ्योरी में जो बेसिक चीज़ें रही हैं उसमें सेक्सुअलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस और अनकॉन्शियस का बहुत ज़्यादा रोल था। लेकिन जब कार्ल युंग की बात आती है तो कार्ल युंग इन तीनों बातों से समान रूप से सहमत नहीं थे। तो आपके सामने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द फर्स्ट पॉइंट ऑन विच कार्ल युंग केम टू डिसएग्री विथ फ्रायड वाज द रोल ऑफ सेक्सुअलिटी। यानी पहला पॉइंट जिस पर कार्ल युंग सिगमंड फ्रायड से सहमत नहीं थे वो बात थी सेक्सुअलिटी। युंग ब्रॉडन्ड फ्रायड्स डेफिनेशन ऑफ लिबिडो बाय रिडिफाइनिंग इट एज अ मोर जनरलाइज्ड साइक एनर्जी that included sex but was not restricted to it। कार्ल युंग का मानना था कि चीज़ें सेक्स से जुड़ी होती हैं, बट सब कुछ उसी से बंधा हुआ नहीं होता है। हम जब सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ों को उसी चीज़ से जोड़कर बताते हैं, लेकिन कार्ल युंग का मानना था कि चीज़ें कम्प्लीटली इसी से नहीं जुड़ी होती हैं। उन्होंने इसको और जनरलाइज किया। सेकेंड पॉइंट, वेयर एज फ्रायड व्यूड ह्यूमन बीइंग्स एज प्रिजनर्स और विक्टिम्स ऑफ पास्ट इवेंट। हम जब सिगमंड फ्रायड की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि लोगों का फ्यूचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। लेकिन यहाँ पर जुंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा एक थॉट है जो ये कहता है कि मैन इज नॉट नेसेसरली डूम्ड फॉर एवर टू बी सूब्ड अबाउट बाई ट्रॉमास ओवर विच ही कुड एक्सरसाइज लिटिल कंट्रोल।
यानी व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो चुका होता है उसके ट्रॉमा से ही सब कुछ नहीं होता है। व्यक्ति कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी आगे बढ़ा सकता है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जुंग का मानना था कि व्यक्ति का जो भी फ्यूचर होता है वो सेफ होता है कि वो अपने आप में क्या आगे लेकर चलना चाहता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जुंग अर्ज्ड दैट वी आर शेप्ड बाय आवर फ्यूचर एज वेल आवर पास्ट। जुंग का मानना था कि हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को लेके आगे बढ़ पाते हैं, जबकि हम सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल पास्ट की बात होती है। वी आर अफेक्टेड नॉट ओनली बाई वाट हैपेंड टू अस एज चिल्ड्रन, है ना। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि चिल्ड्रंस लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, लेकिन कार्ल युंग का मानना था वी आर एस्पायर टू डू इन द फ्यूचर, हम कैसे डेवलप करेंगे इसमें हमारे फ्यूचर का भी रोल होता है। तो अभी आप खुद से सोचिए, क्या हम केवल पास्ट से ही डिसाइड होते हैं, क्या हम पास्ट को लेकर ही काम को करते हैं, या फिर हम फ्यूचर को लेकर भी काम करते हैं। आप दोनों बातों को भली भांति समझ सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि पास्ट का रोल होता है, लेकिन हम फ्यूचर में कैसे कुछ करना चाहते हैं उसकी वजह से जब आज हम काम करते हैं तो उन चीज़ों से भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उन चीज़ों से भी हमारे बिहेवियर डेवलप होते हैं। हमें कार्ल युंग की थ्योरी में ये नया पॉइंट समझने को मिलता है कि हम फ्यूचर के हिसाब से भी डेवलप होते हैं, कि हमारा क्या इंस्पिरेशन है चीज़ों को करने के लिए फ्यूचर में, उससे भी हमारी पर्सनैलिटी या थॉट्स बिहेवियर डेवलप होते हैं। लेकिन जब हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ते थे तो वहाँ पर पास्ट के हिसाब से बात की जाती थी। तो आपको यही समझना है कि जब भी आप किसी थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे, आपको एज इट एज चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है कि सिगमंड फ्राइड ने अगर बोल दिया था कि पास्ट एक्सपीरियंस का रोल होता है तो केवल पास्ट का ही होता है। आपको ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं करनी है। आपको सभी थ्योरीज को समझना है, पढ़ना है, सो दैट आप एक जनरल आइडिया क्रिएट कर सकें पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में। क्योंकि हम अगर साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहते हैं, तो हमें स्पेसिफिक होने की बजाय हमें जनरलाइज होना पड़ेगा, हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा, सो दैट इंडिविजुअल पर्सन को सिचुएशन के हिसाब से हम डील कर सकें। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक पॉइंट और जिस पर सिगमंड फ्राइड ने बहुत फोकस किया था, दैट वाज अनकॉन्शियस, है ना। आपको याद होगा कि सिग्निफिकेंट पॉइंट था एक जो अनकॉन्शियस के बारे में था, जिस पर सिगमंड फ्राइड ने बहुत बात की थी, बहुत काम किया था। लेकिन जुंग ने इस पर थोड़ा और डीपली काम किया। जुंग ने इस पर और भी चीज़ों पर काम किया। उन्होंने बताया कि केवल अनकॉन्शियस से बहुत कम चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमें डिसाइड करते हैं कि हमारा पर्सनैलिटी कैसा होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। जुंग प्लेस्ड एन एवर ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इट देन फ्राइड डिड, यानी अनकॉन्शियस पर जितना फ्राइड ने फोकस किया था उससे ज़्यादा फोकस जुंग ने किया था। ही प्रोब्ड मोर डीपली इनटू द अनकॉन्शियस, ज़्यादा गहराई से कार्ल युंग ने अनकॉन्शियस को समझना चाहा। एडेड एन एंटायरली न्यू डायमेंशन द इनहेरिटेड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ह्यूमन एंड इवन प्री ह्यूमन स्पीशीज, यानी जब हम सिगमंड फ्राइड को बात करते थे तो हम तो केवल अपने अनकॉन्शियस चीज़ों के बारे में बात करते थे, लेकिन जब बात कार्ल युंग की आती है तो कार्ल युंग ने तो प्री ह्यूमन स्पीशीज़ तक के बारे में चीज़ों को समझने का प्रयास किया, और इसके बाद यहाँ तक कि प्राइमल एक्सपीरियंस क्या थे उस पर काम किया। और इन सब चीज़ों के बेस से कार्ल युंग ने अपनी थ्योरी को डेवलप किया, और इस तरह से उन्होंने जो पुरानी हिस्ट्री में जो आइडियाज़ थे, मिथोलॉजी में आइडियाज़ थे, एंथ्रोपोलॉजी में आइडियाज़ थे, और जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजियन में जो बहुत पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं प्री ह्यूमंस, उन सब चीज़ों को ऐड करके उन्होंने अपने पर्सनैलिटी को डेवलप किया। और इस तरह से जो कार्ल युंग की थ्योरी है वो और भी स्पेसिफिक हो जाती है, और भी उन्होंने डीपली तरीके से स्टडी करके उन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। हम यहाँ पे देखेंगे कि
कार्ल युंग और फ्रायड में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। जिस तरह से हम आम तौर पर देखते हैं हमारी लाइफ में कभी कभी लोग बहुत ही कनेक्टेड होते हैं लेकिन आगे चल के हम अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही सिगमंड फ्रायड और कार्ल युंग में बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी। यहाँ तक कि जब शुरुआत के दौर में सिगमंड फ्रायड कार्ल युंग से मिले थे तो उन्हें तो लगा था कि हमारे आगे चल के जो भी उत्तराधिकारी होने वाला है, हमारा स्पिरिचुअल सन या हायर उत्तराधिकारी होने वाला है, वो हम कार्ल युंग को बनाएंगे। जैसे होता है ना कि अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझे सुने माने, तो हम उसे उसी फील्ड में आगे अपना उत्तराधिकार देना चाहते हैं कि चलो अब तुम आगे से बढ़ाओगे। तो ऐसे ही सिगमंड फ्रायड की शुरुआत के दौर में जो कार्ल युंग की से मुलाकात थी वो बेहतरीन थी। तो उन्हें लगा था कि चलो आगे चलकर कार्ल युंग सब कुछ संभालेंगे, साइको एनालिसिस को कार्ल युंग संभालेंगे। लेकिन सच में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब गहराई से मित्रता होती है तो गहराई से एक दूसरे के बारे में पता भी चलता है और बाद में क्या होता है, दूरियां होने लगती हैं। आपको बता दूं कि सोशल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम फ्रेंडशिप में जाते हैं तो पहले एक दूसरे के बारे में गहराई से एक दूसरे को जानते हैं और जितना लंबा समय गुजरता है बाद में हम वैसे ही अलग होने लगते हैं। ऐसे ही आपने आमतौर पर अपने फ्रेंडशिप में अपने सर्कल में देखा होगा कि जब हम किसी को जानते हैं शुरुआत में तो गहराई में जाते हैं, बाद में जब और चीज़ें पता चलती हैं जो हमसे अपोजिट होती है तो हम फिर दूर होने लगते हैं। तो ऐसे ही एक लंबे समय के बाद सिगमंड फ्रायड और कार्ल युंग में जो दूरियां थीं वो बढ़ने लगीं और कार्ल युंग ने अपनी थ्योरी को नए तरीके से डेवलप किया, जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम सिगमंड फ्रायड की बात करते हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज साइको एनालिसिस है ना, लेकिन जो कार्ल युंग है इनके थ्योरी को कहा जाता है एनालिटिकल साइकोलॉजी। और यह एक बेहतरीन उनका तरीका था, उन्होंने किस तरह से इसको डेवलप किया है। तो आगे चलकर जो आने वाले वीडियोस हैं मैं वहाँ पर आपको एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कार्ल युंग का पास्ट एक्सपीरियंस जो लाइफ का था, अर्ली एक्सपीरियंस था, उनकी खुद की ज़िंदगी ने उन्हें ऐसे कौन से मौके दिए जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को डेवलप कर पाए, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही। तो आज का जो बेसिक वीडियो है उसका जो कॉमन सार है वो ये है कि कार्ल युंग और सिगमंड फ्रायड पहले अच्छे से जुड़े थे, लेकिन कार्ल युंग और सिगमंड फ्रायड के जो भी रिलेशन थे उसमें दूरियां आईं, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने जो बातें कही थी उस पर कार्ल युंग सहमत नहीं थे और बाद में कार्ल युंग ने अपने थ्योरी को डेवलप किया जिसका नाम एनालिटिकल साइकोलॉजी दिया गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है और साथ ही साथ जब आप आगे वीडियोस को समझेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें।